श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, खबर कैप्सूल के इस विशेष एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगा देश, दुनिया, खेल, कारोबार और अपराध जगत की उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिन्होंने पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोरी। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बात करते हैं देश भर में कोरोना वायरस के नए आंकड़ों की। तो पिछले 24 घंटों में 64,399 नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ साथ 861 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में स्वस्थ भी हुए हैं। इसी के साथ साथ देश में स्वस्थ होने की दर है जो वो 68% के आगे चली गई है। इसी के साथ साथ कुल केसेस की संख्या अब पूरे भारत में 21,53,011 हो गई है। कुल मौतों की संख्या 43,379 हो चुकी है। तो वहीं 14,80,885 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा आईसीएमआर के अनुसार देश भर में 2,41,00,000 से ज्यादा टेस्ट अब तक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 7,19,364 टेस्ट किए जा चुके हैं। बात अगर पूरी दुनिया की करें तो पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में भी 3 लाख से ज्यादा नए मामले ऐड हुए हैं। इसी के साथ साथ इनको मिलाकर पूरी दुनिया में 1,98,11,136 मामले हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का ये कुल आंकड़ा है। इसके अलावा 7,29,653 लोगों की मृत्यु हुई है। तो वहीं 1,27,25,906 लोग रिकवर हो चुके हैं यानी स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी प्रथम पायदान पर बना हुआ है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 51,49,723 मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। कुल केसेस की संख्या है ये। तो वहीं 1,65,070 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। दूसरे स्थान पर ब्राजील है, जहां पर 30,13,369 मरीजों की संख्या हो चुकी है कुल केसेस की। तो वहीं 1,05,43 ये मृत्यु का आंकड़ा है, वहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तीसरे पायदान पर भारत है, जिसका आंकड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चौथे स्थान पर रूस है, जहां पर 8,82,347 कुल केसेस की संख्या है, जिनमें 14,854 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पांचवें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, जहां पर 5,53,188 कुल केसेस की संख्या है, जिनमें से 10,210 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत सहायता राशि यानी सम्मान निधि की जो राशि है उसे पास किया, उसकी पेमेंट को ट्रांसफर किया और इसी के साथ साथ छठी किस्त है ये जिसे जारी किया गया है। और ये जो आंकड़ा है ये आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 8,50,00,000 किसानों को उनके खातों में 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि को ट्रांसफर किया गया है, जिससे उन्हें लाभ होगा। इसी के अलावा साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की भी शुरुआत की है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मानकोट सेक्टर है एक, जहां पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और सीमा पार से लगातार फायरिंग कर रहा है, मोर्टार के गोले दाग रहा है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ उत्तर दिया है। अभिनेता संजय दत्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया और संजय दत्त ने स्वयं ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि उनकी कोरोना की जो जांच हुई है उसकी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है और मेडिकल ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी कुछ दिनों तक वो मेडिकल निगरानी में रहेंगे और उनकी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। उन्हें कोविड-19 नहीं हुआ है, लेकिन वो सांस लेने की तकलीफ के कारण मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह शिकस्त दी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में खेला गया पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेला गया था, जहां पर इंग्लैंड चौथी इनिंग्स में बैटिंग कर रहा था और 277 रनों का लक्ष्य चेस कर रहा था, जिसके बाद 117 रन पर 5 विकेट गिरने के पश्चात एक साझेदारी होती है, महत्वपूर्ण साझेदारी, जो कि जॉस बटलर और क्रिस वोक्स के बीच होती है, जिसमें जॉस बटलर 75 रन बनाते हैं और क्रिस वोक्स
84 रन बनाते हैं नाबाद, जिसके बाद पाकिस्तान जो लक्ष्य देता है इंग्लैंड को 277 रनों का, उसे इंग्लैंड की टीम 7 विकेट खोकर चेज कर लेती है और 3 विकेट से यह मैच जीत लेती है। ये 3 मैचों की श्रृंखला है और पहला टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड ने 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त पाकिस्तान पर बना ली है। यासिर शाह ने चौथी इनिंग्स में 4 विकेट लिए, तो वहीं पाकिस्तान के शान मसूद ने पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की ओर से 156 रन की शानदार पारी खेली, तो वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इस पूरे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए इंग्लैंड की तरफ से। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर से पूर्व लखनऊ और दिल्ली में कुछ पत्रकारों के पास हेट मैसेजेस आए हैं। यह मामला सामने आया है, जिसके तहत जब पत्रकारों ने तमाम पुलिस के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी कि उनके पास हेट मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम देश के राष्ट्रीय चिन्हों के ऊपर आपत्तिजनक बात कही गई थी, तो उसके बाद पुलिस ने लखनऊ में भी और दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज कर ली है और कहा है कि जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और कई जगहों पर यह कहा गया है कि ये कॉल्स इंटरनेशनल थी, यानी विदेशी नंबर्स के द्वारा की गई थी, यानी बाहर से ये कॉल की गई थी। अब इस विषय में जांच चल रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज सुबह 5 बजे एक कोविड केयर सेंटर, जो कि एक होटल में बनाया गया था अस्थायी तौर पर, वहां पर आग लग गई, जिसके कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गई। अस्पताल में 40 लोग कुल थे, जिनमें से 30 मरीज थे कोविड-19 के और 10 मेडिकल स्टाफ के लोग थे। आज सुबह 5 बजे वहां पर आग लगी, जिसके बाद दमकल कर्मी और अग्निशमन की गाड़ियों ने अब आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस दुखद हादसे में 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बात करी और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवारजनों को 50 लाख रुपए देने की जो सहायता राशि है, मुआवजा है, उसकी भी घोषणा करी है। प्रथम दृष्टि में यह पाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण जांच होगी उसमें कई खुलासे हो सकते हैं कि आग लगने के असली वजह क्या थी। आपको याद होगा कि इससे पहले अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में कुछ ही दिनों पहले भी आग लगी थी, जहां पर 8 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और अब ये दूसरा मामला सामने आया है, जहां पर एक कोविड केयर सेंटर में आग लगी है। ये कोविड केयर सेंटर होटल स्वर्ण पैलेस, जो कि एक होटल है, वहां पर बनाया गया था। भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अब विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 80.6 अरब डॉलर से ज्यादा की आंकी गई है। अब उनसे आगे प्रथम स्थान पर अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर है फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उसके बाद चौथे स्थान पर है भारत के मुकेश अंबानी। इनकी संपत्ति में इसी वर्ष अकेले एक वर्ष में, चूंकि जियो के प्लेटफॉर्म्स में भारी निवेश किया गया है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आया है बाहर से जियो प्लेटफॉर्म से, जिसके तहत इनकी संपत्ति में महज एक वर्ष में 22 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। ये वाकई में आश्चर्यजनक बात है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के पेशेंट्स जिनके पास तमाम सुविधाएं होंगी, उन्हें अब होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दे दी है। यानी होम आइसोलेशन को अब उत्तराखंड की सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर घरों में उचित सुविधा होगी तो उत्तराखंड में भी अब मरीज घर में ही रहकर आइसोलेट होकर अपना इलाज कर पाएंगे या करवा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर पूरे राज्य की मैं बात करूं तो पूरे राज्य में 9000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। कुल केसेस की संख्या है ये, जिनमें से 5500 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं या फिर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या, सक्रिय मामलों की संख्या इस समय 3000 से ज्यादा है। 117 लोगों की मृत्यु हो चुकी है राज्य भर में। पिछले 24 घंटों में 501 नए मरीज सामने आए हैं, 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा अगर मैं जिले के स्तर पर बात करूं, जिले दर बात करूं, तो हरिद्वार में सर्वाधिक पिछले 24 घंटों में 172 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद
उधम सिंह नगर में 171 नए मरीज सामने आए हैं, नैनीताल में 85 मरीज सामने आए हैं, देहरादून में 38 मरीज सामने आए हैं, तो बागेश्वर में सेना के 10 जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को देश के अगले नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी सीएजी बन चुके हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शनिवार सुबह ही शपथ ली। जीसी मुर्मू जो है, इनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक रहेगा और इन्होंने पूर्व सीएजी जो रिटायर हुए हैं, जो सेवानिवृत्त हुए हैं, राजीव महर्षि का स्थान लिया है। कुछ ही दिनों पहले उपराज्यपाल इन्हें हटा दिया गया था और इन्होंने इस्तीफा दे दिया गया था, अगर मैं आपको बताऊं तो। उसके बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का दूसरा उपराज्यपाल बनाया गया था। दोस्तों, आप सबको भाभी जी पापड़ वाले वो केंद्रीय मंत्री याद हैं जिन्होंने कहा था कि भाभी जी पापड़ खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसके बाद आप कोरोना वायरस से भी लड़ सकते हैं। अब स्वयं वही कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, वो भी अब संक्रमित हो चुके हैं। शनिवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा एक और अन्य केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और उन्हें भी जोधपुर के एम्स में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी कि भारत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाएगा। उन्होंने इसी के साथ साथ कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि देश भर में आत्मनिर्भर भारत के मिशन को सैन्य उपकरणों के निर्माण में भी और बल दिया जा सके। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय कंपनियों को, यानी भारत में जो घरेलू कंपनियां हैं, उन्हें 4 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे आने वाले वर्षों में, और जिनमें शामिल होगा कि भारत में कौन कौन से जो व्हीकल्स हैं उसकी सूची बनाई गई है। यानी 101 जो रक्षा उपकरण है जिनके इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, उनकी सूची भी जारी की है, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं, जिसमें युद्धपोत भी शामिल है, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी शामिल हैं, जिसमें बंदूकें भी शामिल हैं, जिसमें तमाम सैन्य के उपकरण शामिल हैं। अब इनका निर्माण भारत में किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत। केरल के इडुक्की जिले में चाय के बागान में कार्य करने वाले श्रमिक जो कि भूस्खलन के कारण दबकर मर चुके थे, जो मलबे में दब गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, अब उसका आंकड़ा 26 हो चुका है। यानी 26 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है जो चाय के बागान में कार्य करते थे 2 दिन पहले हुए भूस्खलन के कारण। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायनाड, मल्लपुरम, कोझिकोड, इन तमाम जिलों में रेड अलर्ट से लेकर ऑरेंज अलर्ट तक भी जारी किया गया है और यहां पर 11 अगस्त तक भारी बारिश का अंदेशा, भारी बारिश का अनुमान, उसकी भविष्यवाणी मौसम विभाग ने करी है। केरल के लिए इस समय वाकई में बहुत ज्यादा कष्टदायक है और यहां पर केरल के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, असम के कई जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं और भारी बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। इसी के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी, वहां पर भी भारी बारिश आने वाले दिनों में हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट तक भी जारी किया है कई राज्यों में, कई जिलों में। शुक्रवार की देर शाम केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में नया टर्निंग पॉइंट सामने आया, जहां पर यह कहा गया कि सबसे पहले विमान को जब उतारा गया था तो वो टैक्सी वे पर उतारा गया था, जो कि रनवे 10 पर उतारा गया था। उससे 1000 मीटर पहले ही यानी उसकी लैंडिंग हो चुकी थी, यानी 1 किलोमीटर पहले ही रनवे से पहले वो लैंड कर चुका था और तीव्र गति होने के साथ साथ, इसी के साथ साथ फिसलन होने के कारण वो जो तकरीबन 2000 मीटर का जो रनवे है उसे पार कर गया था। इसके अलावा एक नोटिस भी सामने आ रहा है जो कि लगातार जारी किया गया था कोझिकोड एयरपोर्ट को, कि वहां पर जो रबड़ का जो डिपॉजिट होता है या फिर जो बफर स्टॉक है वहां पर जो होता है, बफर का जो डिपॉजिट होता है वो तय सीमा से ज्यादा है। लेकिन इसके बाद वहां की एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा कि समय रहते हुए तमाम जितने भी लूप होल्स थे, जितने भी बॉक्सेस को टिक करना था उन्हें कर लिया गया था, यानी सारी समस्याओं का समाधान कर लिया गया था। तो ये नोटिस भी आजकल गर्दिश में चल रहा है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स और सीवीआर को भी बरामद कर लिया गया है, जिसके तहत अब वो संपर्क, वो सूचनाएं, जो संवाद उनके बीच हुआ था, चाहे वो एयर ट्रैफिक
कंट्रोल बोर्ड के साथ हो या पायलट्स के साथ, जो पायलट्स के आपसी जो संवाद हुआ था उसके तहत अब महत्वपूर्ण जानकारियां खंगाली जाएंगी, जिसके बाद और ठोस निष्कर्ष भी निकाला जाए। दोस्तों अगली खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां पर हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में एक 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दरिंदगी की। उसने बलात्कार किया और उसके बाद बदहवास हालत में उस छोटी बच्ची को खेत में फेंक दिया। खेत में फेंकने के बाद जब कुछ ग्रामीणों ने उस लड़की को देखा, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद अब उसे मेरठ के जो हॉस्पिटल है वहां पर, सरकारी जो अस्पताल है वहां पर उसे भर्ती कराया गया है, जहां पर यह सामने आया है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उस पर भी डैमेज हुआ है। यानी जिस बेरहमी के साथ और जितनी हवस और वैश्यपन के साथ उस युवक ने इस छोटी सी बच्ची के ऊपर अत्याचार किया है, यह सामने आता है। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इस देश में लगातार मासूमों तक के साथ बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है और उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी भी उसकी तलाश में जुट गई है। लेकिन छोटी बच्ची भी अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। 6 वर्ष की मासूम थी, जिसके साथ कथित तौर पर इस राक्षस ने, मैं कहूंगा, इसने दुराचार किया, जिससे बच्ची को काफी चोटें आई हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद खबर कैप्सूल के इस एपिसोड को देखने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो आप तक डालूं, नई पोस्ट करूं, आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और इसी के साथ साथ दोस्तों खबर कैप्सूल के एक और एपिसोड में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।